रात के अंधेरे में जब शहर सो जाते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं और घरों में सुकून उतर आता है। अब कहीं दूर पहाड़ों की बुलंदियों पर बर्फ से ढकी चोटियों के दरमियान इसके हाथ में हथियार है, मगर दिल में अपने घर वालों की याद। इसके सामने दुश्मन की सरहद है, मगर आंखों में अपने वतन की तस्वीर। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कुर्बानियों की बुनियाद पर कायम हुआ, और इस मुल्क की हिफाजत का फर्ज इन लोगों ने अपने कंधों पर उठाया जो अपने नाम से पहले एक लफ्ज लगाते हैं, सिपाही। वो जानबाज सिपाही जो वक्त आने पर अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करता। पाकिस्तान जब कायम हुआ तो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं कर। ये सिर्फ बंदूकों की नहीं, ये कहानी इन ख्वाबों की है जो अधूरे रह जाते हैं, इन माओं की है जो बेटे के इंतजार में दरवाजे को देखती रहती हैं, इन बच्चों की है जो बाप को सिर्फ तस्वीरों में पहचानते हैं। पाकिस्तान ने गुज़श्ता कई दहाइयों में ऐसे खतरात का सामना किया जो किसी भी मुल्क को हिला सकते थे। दहशत गर्दी, अंदरूनी साजिशें, बैरूनी दबाव, सरहदी कशीदगियाँ, लेकिन हर बरहान में एक दीवार बनकर खड़ी रही पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज। लेकिन आज जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं रही, आज जंग ज़हनों में भी लड़ी जा रही है। आजकल जिस तरह से हक और बातिल में फ़र्क करना मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत मुश्किल हो गया। हमारी पाकिस्तान फौज ने जिस तरह अमेरिका हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसी तरह हमारी नौजवान नस्ल ने भी उसका डटकर मुकाबला किया। मीडिया जो हमें एड्रेस करता है उस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारी कंफ्यूजन्स थी हमारी, जो हमारी क्लियर हुई हैं। डिटेल आंसर्स दिए उन्होंने, BLA के ऊपर उन्होंने आंसर दिया कि कैसे उनको बयानिया बना के पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। सोशल मीडिया की दुनिया में इतलात की इस जंग में जहाँ सच और झूठ को पहचानना मुश्किल हो गया है, कुछ लोग सवाल उठाते हैं, कुछ गुस्सा निकालते हैं और कुछ नफरत फैलाने लगते हैं। अकीमानदा दिन मुश्किल होंगे, एक सर्कस होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, इस खित्ते के लिए और इस निज़ाम के लिए। आज के व्लॉग में भी एक ऐसी ही खबर आपके सामने रखेंगे, और वो है कि अब DG ISPR खुद से डॉक्टर्स के, जी हाँ, जो मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं, उनके नंबर काटना शुरू हो गए। अगर वो DG ISPR का फंक्शन, उनका प्रोग्राम अटेंड नहीं करेंगे तो 5 नंबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है काट लेगी। मैंने आपको कहा ना कि हर गुजरता दिन एक सर्कस होता है। अगर सवाल ये है, क्या हम इन कुर्बानियों को भूल सकते हैं जो इस वतन की हिफाजत के लिए दी गई? क्या एक सिपाही की जान सिर्फ एक खबर की सुर्खी है, या एक पूरा खानदान इसके साथ टूट जाता है? आज हम इस कहानी को सुनेंगे सरहद पर खड़े सिपाही की जुबान से, ईद के घर वालों की आंखों से, और इस कौम के दिल से जो महफूज है क्योंकि कोई जाग रहा है। दास्तान है पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान रेंजर्स की, पाकिस्तान एयर फोर्स की, पाकिस्तान नेवी की, और इन तमाम लोगों की जो इस मुल्क की हिफाजत में अपना आज कुर्बान करते हैं ताकि हमारा कल महफूज रहे। ये कोई चौकीदार नहीं, ये मुहाफ़िज़ है सरहद से समंदर तक, क्योंकि चौकीदार सिर्फ तनख्वाह लेकर निगरानी करता है, लेकिन मुहाफ़िज़ जरूरत पड़ने पर अपनी जान का भी नजराना दे देता है, और वो अमल उसे उसकी तनख्वाह नहीं बल्कि उसकी हुब्बुल वतनी और जज्बा शहादत देता है। सन 2000 के बाद पाकिस्तान एक ऐसी जंग में दाखिल हुआ जो रवायती जंग नहीं थी। ये दुश्मन सरहद के उस पार खड़ा नहीं था, बल्कि वो स्याहियों में छुपा हुआ था। शहरों में, बाजारों में, मस्जिदों में, स्कूलों के बाहर दहशत गर्दी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया था। हर धमाके के बाद सवाल यही होता, अगला निशाना कहाँ होगा? बाजार, स्कूल या किसी इबादत गाह में खड़े बेगुनाह लोग। मुल्क खौफ के साए में जा रहा था। अब फैसला हुआ कि अब ये जंग सिर्फ दिफा की नहीं रहेगी, बल्कि दहशत गर्दी के खात्मे की जंग होगी, और इस जंग का सबसे बड़ा बोझ पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने उठाया। कबायली इलाकों के पहाड़, घने जंगल, बारूदी सुरंगे, छुपे हुए दुश्मन, ये कोई आम मैदान जंग नहीं था। हर कदम मौत के खतरे के साथ उठाया जाता था। एक फौजी अफसर बाद में बताता है, हमें मालूम नहीं होता था कि अगला कदम जमीन पर पड़ेगा या बारूदी सुरंग पर।
मगर हमें मालूम था कि पीछे हमारा मुल्क खड़ा है। ये वो जंग थी जहां दुश्मन सामने आकर नहीं लड़ता था, वो छुप कर वार करता और आम शहरियों को ढाल बनाता। मगर फौजी जवान गोलियों की बारिश में भी बच्चों और खानदानों को महफूज निकालते रहे। कई जवान वापस आए मगर अपने कदमों पर नहीं, कंधों पर सब्ज हिलाली परचम में लिपटे हुए। एक माँ ने अपने शहीद बेटे के बारे में कहा, देखो ना, आर्मी हमारा पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, तो अपनी सरहदों के लिए अपने बच्चों को ही भेजें तो तभी सरहदें जो है महफूज रहती हैं ना। तो जी, तो माँ जो है ना वो अपने बेटे को कुर्बान कर देती है। तो मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जो होती है वो तो वैसे भी उतनी होती है जितनी लिखवा के आया होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा अगर दुनिया से गया है तो इस्लाम की खातर, पाकिस्तान की खातर वो शहीद हो के गया। उसका नाम वैसे तो जो फोत हो जाए उसका नाम नहीं मतलब ये ज़िंदा रहता, तो मेरे बेटे का नाम वैसे भी ज़िंदा रहता है। आए दिन उसके आर्मी से लेटर भी आते हैं तब भी उसका नाम आता है। तो वैसे तो सारे भूल जाते हैं ना, तो दिन 14 अगस्त आएगा, कोई दिन आएगा तो उस दिन भी हम लोग भी याद करेंगे और भी याद करेंगे और सलामी भी देंगे। और वैसे भी इसका ध्यान रहता है, ये अब झंडा ख़राब हो गया, इसको न्यांग बदलना है, या अब कब्र में मिट्टी है इसको साफ़ करना है, इसके ऊपर फूल डालने हैं, हर वक्त उसी की तरफ ध्यान रहता है। 22 साल बेटा, बिल्कुल जवान बेटा दे दिया अपने इस मुल्क को, क्या कहते? कोई बात नहीं, अगर 22 साल ये बेटा शहीद हो गया ना मुल्क की खातर, तो मैं तो कहती हूँ मेरे दूसरे बेटे भी चाहें, तो शुक्र है अल्लाह दा। माशाल्लाह बहुत अजीम जज्बा है माँ का, बेटे का भी बहुत अजीम जज्बा था। तो माँ जी ये बताएं कि इतना जज्बा कैसे है? ये मुल्क की खातर, इस्लाम की खातर जिसमें हम रह रहे हैं, अगर हम ये जज्बे ना बनाएं अपनाएं तो मुल्क महफूज नहीं रहता ना। तो हम अपने बेटों को भेजेंगे, कोई बेटे अपना खून जो है वो इस ज़मीन के लिए बहाएंगे तो मुल्क जो है वो महफूज रहेगा जिसमें हम रह रहे हैं। अपनी इज़्ज़त, हम इज़्ज़त की मतलब खातर कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं तो कहती हूँ ना कि मैं दूसरे बेटे को भी इस तरह मतलब जाएं और शहीद हो जाएं और मुझे कोई अफसोस नहीं है। अच्छा माँ जी, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस मुल्क के खिलाफ, इस पाक आर्मी के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ बयान देते हैं, पाक फौज के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वो लोग नहीं है सही जो खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान आर्मी ने इस मुल्क को महफूज किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अगर इस तरह मेरा बेटा बातें करता था, मेरे से हर किस्म की बातें करता था, तो वो दिन रात मुल्क की खातर मतलब जागते रहते थे, अफसरों के साथ जाता था आगे पीछे। तो मैं तो कहती हूँ कि वो लोगों के ज़हन गंदे हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान के खातर, इस्लाम के खातर भेजें आर्मी में और कुर्बान हों, तब उन्हें पता चले। और अगर वो कुर्बान हो जाएं, शहीद हो जाएं, तो उन्हें अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहीद तो हमेशा ज़िंदा रहता है, जिस तरह मेरा बेटा ज़िंदा है सामने। जज़ाकल्लाह। इसने कहा था, अम्मी दुआ करना मैं वापस आऊंगा। वो वापस आया मगर खामोश आया। इन ऑपरेशंस ने दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी। मुल्क में अमन वापस आने लगा, बाजार दोबारा आबाद हुए, बच्चे स्कूल जाने लगे, लोगों ने सुकून का सांस लेना शुरू किया। मगर इस अमन की कीमत कौन अदा कर रहा था? वो जवान जो महीनों घर नहीं जा पाते, वो बीवियां जो फोन कॉल के इंतजार में रहती थी, वो बच्चे जो बाप को सिर्फ वर्दी में देखते थे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग ने हजारों खानदानों को बदल दिया मगर मुल्क को टूटने से बचा लिया। लेकिन इसी दौरान एक नई जंग शुरू हो रही थी। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं कि जज को कत्ल कर दो और फौज में बगावत हो जाए। ये फौज ने हमें एक बड़ी मुश्किल जो जंग थी, दहशतगर्दी की जंग से हमें निकाला है। इन लोगों ने कुर्बानियां दी हुई हैं। आप जब कहेंगे कि फौज आर्मी चीफ के खिलाफ और झूठ बोल के कि वो मुसलमान नहीं है आर्मी चीफ, उनके ऊपर उकसाएंगे। सोशल मीडिया पर जहां कुर्बानियों से ज्यादा इल्जामात गर्दिश करने लगे, जहां कहानी का सिर्फ एक रुख दिखाया जाने लगा। आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन पाकिस्तान के बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया। तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने, उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं
क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? क्या लोग 30 साल से इन लोगों को नहीं जानते थे? इसी फौज ने, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, जब मुझे ISI ने ब्रीफिंग दिया कि इन्होंने कितना, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं। और अब जंग बंदूक से ज्यादा बयानिए की हो चुकी थी। अपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर वाकई गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी, और कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए फौज को। मैं ये बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, बल्कि मैं तब भी ये सोचता था, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि जी देखें ये हो जाएगा, इसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ये है। मेरा ताल्लुक KPK से है और KPK के जो यूथ है उसको जो है नैरेटिव ये बनाया जाता है कि उनकी आवाज़ जो है उनको दबाया जाता है, उनकी आवाज़ जो है आगे नहीं पहुंचती। तो आज जो एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ DG ISPR साहब के साथ, तो उन्होंने जो है डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन से क्वेश्चंस लिए जिनके डायनेमिक्स डिफरेंट थे, तो उनका उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। अब बात करते हैं बलूचिस्तान में अमन को निशाना बनाने वाले फितना उल हिंदुस्तान के बारे में। जनवरी 2026 के आखिरी दिनों में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाई शुरू हुई। नौशक्कई, दालबंदीन, रान, ग्वादर, पसनी, पंजगोर और दीगर इलाकों पर दहशतगर्दों ने बैक वक्त हमले किए, जिनका मकसद सिर्फ खौफ फैलाना नहीं था, बल्कि मुकामी लोगों की हिफाजत और तरक्याती अमल को निशाना बनाना था। सिक्योरिटी जरिया के मुताबिक ये हमले एक ऐसे ग्रुप के जरिए किए गए जिसे फितना उल हिंदुस्तान कहा जाता है, एक नाम जो रियासती इदारों ने इन दहशतगर्द अनासर के लिए इस्तेमाल किया है, जिनके मकासद पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाना है। Youth can uphold it, and he also told us the role of the youth in maintaining the sanctity. And one of the most important things this internship is actually awareing us about is Fitna al-Kharij as well as Fitna al-Hindustan. पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन मुनज़्ज़म हमलों को बर वक्त और मौसर कार्रवाइयों के जरिए नाकाम बनाया, जिसके नतीजे में दर्जनों दहशतगर्द गैर फाल किए गए। ये कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह की गई कि आम शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी मुतासर हो सकती थी, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पहले से मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किए, जिसकी बड़ी तबाही रोक दी गई। बदकिस्मती से इन दहशतगर्दाना हमलों में कई मासूम शहरी भी हलाक हुए, खवातीन, बच्चे और आम लोग जो अमन और मुआशी तरक्की की राह में खड़े खतरे का निशाना बने। रियासत के आला सतह के अहदेदारान ने वाज़िया किया कि दहशतगर्दी के पीछे माउन के शोबे भी मौजूद हैं, और बाद बयानात में कहा गया है कि गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता अनासर पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बताया गया कि दहशतगर्द अनासर बाज बैरूनी मीडिया और सोशल नेटवर्क से भी हमायत हासिल करते दिखाई देते हैं, जो इनके बयानियों को बढ़ावा देते हैं। मगर सबसे अहम हकीकत ये है कि हर दहशतगर्दी का खात्मा सिर्फ अस्करी तरीकों से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे जो महरकात और सरपरस्ती है, इसका तज्जिया, इंकशाफ और कौम को समझाना भी जरूरी है। Was a very interactive session. He addressed all of the issues of youth, from democracy and governance of the state to the terrorism, and the way he addressed the issues of all the provinces and brought about all of the youth on a single table. That was very brilliant. आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारे और रियासती मशीनरी इन दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, ताकि बलूचिस्तान और पूरे मुल्क में अमन बरकरार रहे। ये वो लम्हा है जब कौम को मुत्तहिद होना है, नफरत और इश्तिआल को बजाय हकाइक, शऊर और तावन के जरिए अपने मुल्क को महफूज बनाना है। आज पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है वो सिर्फ सरहदों पर महदूद नहीं रहे। एक तरफ बैरूनी दहशतगर्दी है और दूसरी तरफ एक खामोश मगर खतरनाक जंग, सोशल मीडिया की जंग। इस जंग में बंदूकें नहीं होती, अल्फाज होते हैं, टैंक नहीं होते, बयानिए होते हैं, और निशाना अक्सर वो दारे बनते हैं जो मुल्क की सलामती की जिम्मेदारी उठाते हैं। दूसरी तरफ जो ISPR का ऑफिस है, उन्होंने एक कारनामा सर अंजाम दिया है। उनको पता नहीं कहां से पता लगा या कहां से गुस्सा आया कि फलां बंदा मुझे खबरें देता है अंदर से। मतलब उनको पता नहीं किसने ये कह दिया। 2 बंदे जो है वो धर लिए बेचारे। अब पता नहीं वो छोड़े हैं या नहीं छोड़े, या उनके साथ क्या इन्वेस्टिगेशन की। यकीन करें ऐसी जगहों से मुझे खबरें नहीं आती। मैं किसी को वैसे ही मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मुझे तो आपके पुराने बाबे, आपके बड़े मोहतरम लोग जो आप लोगों के उस्ताद हैं, वो ही कुछ मारते हैं, तो हम चीज़ें आपके सामने रख देते हैं लोगों की। ये 4-5 महीने से वही कर रहे हैं, उन्हीं की ख्वाहिश पर ही हमने सारी बात की।
تو آپ بالکل ایسے ہی کمزور لوگوں کے اوپر زیادتی نہ کریں، میرا مشورہ یہی ہے. باقی میں زیادہ کہوں گا تو دل کرے اور کریں گے آپ، تو اس لیے کر لیں، کیونکہ کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ آپ غلط سائٹ پہ چل پڑے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہم کو ملک دشمن خبر تھوڑی دے رہے ہیں، ہم تو وہی بات بتا رہے ہیں جو سیاست آپ کر رہے ہیں، سیاسی جماعت بنے ہوئے ہیں تو سیاست سے ریلیٹڈ ہم خبر یہاں پر دیتے ہیں. ہم کو ملک کی سلامتی یا آپ کے فوجی آپریشن کی خبر تو نہیں دیتے کہاں آپ کر رہے ہیں. تو ہم یہ تو نہیں بتاتے پاکستان کے پاس کون سے والے کتنے جہاز ہیں، ہمارا کون سے والا میزائل جو ہے اس کا سٹاک ہمارے پاس کتنا ہے، ہماری کون سی فوج کے ٹوٹل دستے کتنے ہیں، ہمارے پاس کتنے ٹوٹل ٹینک ہیں. ہم کو اثاثوں کی خبریں تو نہیں دیتے، کوئی فارمیشنز کی خبریں تو نہیں دیتے، کوئی فوجی آپ کے کاموں کی خبریں تو نہیں دیتے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے NDU کی ورکشاپس کے اندر ہمارے بندوں کو پھنسا کے لے جاتے ہیں. پھر تصویریں، وہ ہمارا بھولا سا ہے بیچارہ دوست ہمارا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ابھی بھی وہ انٹرویو دیا جا رہا اپنے لیے مصیبتیں. مستی خیل وہ برا بندہ نہیں ہے، وہ خان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا رہا ہے. مستی خیل اچھا آدمی ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کس بم کو پیر مار دیا ہے. وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ سب سے اعلیٰ فورم، اعلیٰ ترین فورم وہ ہے. وہ بھائی صاحب اعلیٰ ترین فورم وہ ہے جہاں کے آپ ممبر ہیں. پارلیمنٹ اعلیٰ ترین فورم ہے. وہ اتنا سادہ ہے ہمارا دوست، وہ کہہ رہا ہے NDU اعلیٰ ترین فورم ہے. میں نے وہاں جا کے خان کی بات کی ہے. آپ کو ٹوپی پہنا دی ہے بھائی لوگوں نے، اور پھر بیچارے کی ہمارے دوست مستی خیل کی تصویر بھی ISPR میں چھاپی. کاروائی تو پوری ڈالتے نا، اس میں بلا کے چھپ مطلب کوئی اولا بھی نہیں رہنے دیا. تصویر بھی ISPR نے چھاپی کہ دیکھیں عمران خان کے لوگ، PTI کے لوگ ہم سے کیسے ہنس کے باتیں کرتے ہیں. مسئلہ عمران خان ہے، باقی سب ٹھیک ہے. تو وہ والی جو کاروائی ہے وہ انہوں نے پوری کی، پھنس گئے اس سارے کام میں. ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، بہت بڑی ان سے غلطی ہوئی ہے، میں یہی کہوں گا. گزشتہ چند برسوں میں یہ رجحان واضح طور پر سامنے آیا ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے تو ریاستی ادارے قابل قبول ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اقتدار ہاتھ سے نکلتا ہے تنقید کا رخ اچانک اسی طرف کے سپاہ سالار اور DG ISPR کی طرف مڑ جاتا ہے. یہ سوال خود بخود جنم لیتا ہے، کیا مسئلہ اداروں میں ہے یا مسئلہ سیاست کے رویوں میں؟ یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے. یہ ملک دشمن عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ججز کو قتل کر دو اور فوج میں بغاوت ہو جائے. یہ فوج نے ہمیں ایک بڑی مشکل جو جنگ تھی، دہشت گردی کی جنگ سے ہمیں نکالا ہے. ان لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں. آپ جب کہیں گے کہ فوج آرمی چیف کے خلاف، اور جھوٹ بول کے کہ وہ مسلمان نہیں ہے آرمی چیف، ان کو پاکستان آرمی ایک ریاستی ادارہ ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کی نہیں. ریاست پاکستان کی خدمت کرتی ہے. سپاہ سالار بدلتے ہیں، DG ISPR بدلتے ہیں، مگر ادارے کا کردار اور ذمہ داری نہیں بدلتی. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاسی کلچر میں ناکامی کا بوجھ خود اٹھانے کے بجائے کسی اور کے کندھے پر ڈال دینا آسان سمجھا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر چلنے والی مہمات، ادھوری معلومات، سیاق و سباق سے ہٹ کر بیانات، یہ سب مل کر نوجوان نسل کے ذہنوں میں شکوک اور بد اعتمادی پیدا کرتے ہیں. یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، تنقید اور تصحیح میں فرق. اتنے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. ایک میرا امریکہ کا یار کا جواب دے دیا. نہیں آپ نعرہ نہیں لگائیں گے تو لوگوں کو کیوں نعرہ لگوا رہے ہیں؟ آپ تو لگا دیا ابھی نعرہ. نہیں تو لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ امریکہ کے یار غدار ہیں، اور خود آپ کہتے ہیں فلاں آ جائے اور فلاں آ جائے. نہانے کے لیے کپڑے اتارے اور آپ کو لگاؤ، پہلے شرم کر لو. اچھا مجھے یہ بتائیں گل صاحب، ابھی آپ ہمارے ابھی آپ کامیڈین بن رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا امریکی حکومت سے سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے؟ کیا امریکی حکومت سے سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے؟ لیکن کیا امریکی سفیر کو نکالنا چاہیے؟ نہیں، کیوں نکالنا ہے؟ عزت اور احترام. فرانسیسی سفیر کو نکالنا چاہیے تھا. اور فرانسیسی سفیر کو ہماری حکومت نے نہیں نکالا. نہیں کیوں نہیں نکالا؟ اگر اتنا سارا آپ اسلام کے ٹھیکیدار بھی بن رہے ہیں، ملک وطن بھی بن رہے ہیں، تو فرانسیسی سفیر کو کیوں نہیں نکالا؟ اسی لیے ابھی آپ پہ تم پہ آ گئے، آپ کا یہ حال ہے. ابھی آپ سے تم پہ بات کی. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے. ٹھیک ہے، امریکہ کا جو یار، یہ عمران خان نے آپ کے اراکین نے اسمبلی میں نعرے لگائے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے. آپ نعرہ لگاتے ہیں امریکہ کا جو یار ہے، آپ نعرہ لگاتے ہیں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، نعرہ لگاتے ہیں. شہباز یہ دن سیاستدانوں میں سے ہیں جو عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ نعرہ لگائیں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، مگر یہ خود نہیں لگاتے کیونکہ یہ امریکی یونیورسٹی میں نوکری کرتے ہیں اور امریکی یونیورسٹی سے
तनख्वाह लेते हैं, आपके अहले खाना भी अमेरिका में, अहले खाना अमेरिका में, ये खुद इनके तमाम कर जो है वो अमेरिका में, इनके फ्यूचर इनका अमेरिका में है, और जो इनके वज़ीर आज़म है उनका फ्यूचर बरतानिया में है, और यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना के अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं। इसके हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट भी देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अदारों की साख को मजरूह करना किसी भी मुल्क के मुफाद में नहीं होता। एक हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान आर्मी सियासी इक़्तिदार का एहतराम करती है। really appreciate the armed forces services. आप जागते हैं तो हम सुकून से सो पाते हैं। पाकिस्तान आर्मी is from us and we are from Pakistan Army. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। मुंतखब हुकूमतों के साथ काम करती है, आइन के दायरे में रह कर रियासत की हिफाजत को यकीनी बनाती है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, पाकिस्तान आर्मी किसी सियासी जमात को अपने जैसा मजबूत दिल या अपने जैसी कुर्बानी की रवायत नहीं दे सकती, क्योंकि सियासत में शिकस्त होती है और दोबारा मौका मिल जाता है, मगर महाज पर एक गलती जिंदगी भर की कीमत मांग लेती है। जरूरत इस बात की है कि सियासतदान अपने रवैयों पर गौर करें, अपनी नाकामियों का एहतसाब खुद करें, और इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में रियासती इदारों को सियासी हथियार ना बनाएं, क्योंकि अदारे कमजोर हों तो रियासत कमजोर होती है, और रियासत कमजोर हो तो सब कुछ खतरे में आ जाता है। पाकिस्तान को आज सिर्फ सरहदी दिफा नहीं, फिक्री और मालूमाती दिफा की भी जरूरत है। जो सीख ली हैं, जब अगर कोई भी बाहर की कंट्री कोई भी नैरेटिव हमारे खिलाफ बनाती है, कोई भी प्रोपेगेंडा, तो उसको काउंटर नैरेटिव किस तरह किया जाता है। और आज का जो सेशन था हमारा, जिसमें DGISPR खुद आए थे, उन्होंने हमें बहुत सारी बातें समझाई थी, फैक्ट्स और फिगर के मुताबिक थी, जो रिसर्च बेस्ड थी। ये जंग सिपाही अकेले नहीं जीत सकते, इसलिए जिम्मेदार सियासत, बाशऊर मीडिया और बाखबर कौम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। हमें एक थॉट दी गई थी कि क्लियरिटी इज़ पावर, और आज हमारा जब DGISPR के साथ इंटरेक्शन हुआ, ने आज ह्यूमन सिक्योरिटी पर बात की, नेशनल सिक्योरिटी पर बात करते उन्होंने कहा कि यूथ इज़ अ नेशनल एसेट ऑफ पाकिस्तान। तो ताल्लुक बेसिकली KPK बन्नू से है। ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहूँगी जिस तरह DGISPR ने हमारे मुख्तलिफ रीजन्स के जो है बच्चों से क्वेश्चंस कंडक्ट किए, उनसे पूछा गया कि क्या जो उनको मुश्किल फ़ेस करनी पड़ रही है, जो उनके दिल में खदशात हैं, वो उनको ओपनली एक्सप्रेस करें। और जिस तरह से स्टूडेंट्स ने उनसे क्वेश्चन किए, उन्होंने बड़ी तसल्ली बख्श जवाबात दिए स्टूडेंट्स को। फ्राम आज़ाद कश्मीर राबला कोट, जो बहुत सारी मोनोपोलीज हैं, यू कैन से कि मीडिया मोनोपोलीज, जब मीडिया स्पेक्ट्रम था वो ब्रेक हुआ है, बिकॉज़ जो यूथ की आवाज़ थी या जो पाकिस्तानी यंग यूथ का एक मीडिया एक्सपोजर था, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि DGISPR के साथ, बिकॉज़ इज़ सो यूथ फ्रेंडली, और वो यूथ के साथ प्रैक्टिकली फैक्चुअली इंगेज करके इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट कर सकते हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, ख़ज़ा को यहाँ से गुज़रने की।